नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। भीम आर्मी अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। सहारनपुर के देवबंद में हमला किया गया है। चंद्रशेखर आजाद के पीठ में गोली लगी है। दिल्ली से घर जाते समय देवबंद में हमला हुआ। पीछा कर रहे हमलावरों ने फायरिंग की है। रविंद्र भाटी महासचिव भीम आर्मी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है रविंद्र भाटी साहब। कैसे हालात हैं अभी चंद्रशेखर आजाद के? तबीयत कैसी है सर उनकी? सोनी जी, हाँ। ये यूपी पुलिस की कानून व्यवस्था है। हाँ। कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, किसी पार्टी के कोई कोर्ट में सुरक्षित नहीं है, कोई अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। भाटी साहब, मैं पहले जो उनके समर्थक है वो भी टीवी देख रहे हैं, मैं एक बार जानना चाहूंगा उनकी सेहत वाल फिलहाल कैसी है? उनकी अब तबीयत खतरे से बाहर है और 2-4 गोली चलाई गई हैं गाड़ी पे और बिल्कुल सामने सीट पे जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठते हैं उसको टारगेट करके हमला किया गया है। जो आरोपी या हमलावर आए हैं वो मारने की नियत से आए थे। हाँ। लेकिन सरकार से हमने कई बार आवेदन किया है, हमारे लीगल सेल ने आवेदन किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा दी जाए। पूरे देश में जाना होता है, पूरे देश में दौरे होते हैं उनके, तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए सुरक्षा की एक छोटे से छोटे पदाधिकारियों को तो सुरक्षा बीजेपी में मिली हुई है, लेकिन किसी दलित को, किसी गरीब को, किसी ओबीसी को इतने बड़े संगठन भीम आर्मी जो इतना बड़ा संगठन है देश में 22 स्टेटों में, हाँ, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई सुरक्षा नहीं है। हाँ। अभी आप बता रहे हैं उनकी हालत ठीक है, बाकी उनके साथ जो भी लोग थे वो भी सुरक्षित हैं? उनमें से किसी को कोई हताहत की खबर तो नहीं है? वो आपने यदि गाड़ी की हालत देखी हो आपके पास? हम विजुअल लगातार चला रहे हैं, हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं गाड़ी में। जी, 2 साथ के और थे हमारे, वो ठीक हैं, लेकिन जो हमला किया गया है, हाँ, वो हमलावर पूरे प्लान के साथ, पूरी नियत के साथ, और ये इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं बुलडोजर जो चलता है उस बुलडोजर को यहाँ भी चलाएं और इन पर रासुका लगाई जाए जो भी इसमें आरोपी है, और सख्त और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। रविंद्र भाटी जी, आपको किसी पे शक, आपको लगता है हमलावर कौन हो सकते हैं? किसी से रंजिश चली आ रही हो? हमारी किसी से कोई लड़ाई तो है नहीं, लेकिन हम पूरे देश में जाके जहाँ भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, प्रोटेस्ट करते हैं। एक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हाँ। तो हमारा तो काम ही ये है कि हम जाके लोगों की मदद करें, सेवा करें। अब कितने लोग फोन पे थ्रेट देते हैं, कितने लोग सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को थ्रेट देते हैं। खतौली में उपचुनाव के अंदर इसी बीजेपी गवर्नमेंट में एक तरफ गांव में सभा चल रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और मदन भैया की, और दूसरी तरफ जितना हमारी गाड़ी थी पार्टी की, सारी गाड़ी दिन में तोड़ दी प्रशासन के सामने। क्या कार्रवाई की सरकार ने? ये तो अभी ज्यादा दिन का नहीं है, ये तो उपचुनाव का है। खतौली के अंदर उस समय भी हमने सुरक्षा की मांग की थी, सोनी जी। तो आप ये मांग करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को सरकार की ओर से सुरक्षा दी जाए, उनकी जान को खतरा आने वाले समय में भी हो सकता है। बाबा को दी जा सकती है वायु श्रेणी की सुरक्षा, ये तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये तो पूरे देश में एक इतनी बड़ी जो संगठन चला रहे हैं, भीम आर्मी 22 स्टेटों में संगठन है जी। ये तो जाति देख के सुरक्षा दे रही है सरकार। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र भाटी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया वॉइस पर अपनी बात रखने के लिए। तो रविंद्र भाटी जुड़े थे, राष्ट्रीय महासचिव भीम आर्मी के, और उन्होंने कहा कि अभी उनकी हालत जो है चंद्रशेखर आजाद की वो खतरे से बाहर है। साथ ही कहा है कि सुरक्षा की मांग दी जाए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को। सहारनपुर के देवबंद में हमला हुआ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर, जिसमें उनकी पीठ में गोली लगी है। भीम आर्मी अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, फॉर्च्यूनर कार एकदम देखिए उसके जो शीशे थे वो चकनाचूर हो गए गोलियों से। 4 गोलियां चलाई गई, इसमें से एक गोली उनकी पीठ में जाके लगी है। तो चंद्रशेखर आजाद की पीठ में गोली लगी है। सहारनपुर के देवबंद में ये हमला हुआ है भीम आर्मी अध्यक्ष पर, ये जानलेवा हमला। तस्वीर आप दिखा रहे हैं, फिर फॉर्च्यूनर कार जिसमें सवार थे भीम आर्मी चीफ, और जो उनके समर्थक हैं, उनके पार्टी के जो आला नेता हैं, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा दी जाए। वायु श्रेणी की, जेट श्रेणी की सुरक्षा गृह मंत्रालय की ओर से दी जानी चाहिए चंद्रशेखर आजाद को।
और चलिए बात करेंगे देवभूमि समाचार की। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को महीने में 2 बार समीक्षा करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि सचिव और विभागीय एचओडी भी इसकी नियमित समीक्षा करें। सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों का जल्द समाधान के लिए हर कार्य दिवस पर कुछ शिकायतकर्ताओं से जिलाधिकारी बात करें। बता दें कि मुख्यमंत्री हर महीने में अंतिम गुरुवार को सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करेंगे। वहीं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए 1016 नंबर के प्रति लोगों को 1064 नंबर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा विजिलेंस को भी सख्ती से कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य की पुष्कर सिंह धामी को 8 सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लोकायुक्त के गठन का मामला विधानसभा में प्रवर समिति के अधीन है। विधानसभा जैसा निर्णय लेगी उस पर सरकार फैसला लेगी। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही। उधर देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। इसके गठित विशेषज्ञ समिति यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को फाइनल रूप देने में जुटी है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार करने की बात कह चुके हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से सीएम ने यूसीसी को लेकर कहा कि ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में है। आज जरूरत है एक देश एक कानून की, और उत्तराखंड राज्य उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये कानून सबके लिए समान अधिकार वाला होगा। उत्तराखंड में बारिश कहर बरपा रही है। देहरादून समेत कई जिलों में जबरदस्त बारिश होने से नदियां और नाले उफान पर हैं। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से सभी श्रद्धालुओं से निवेदन किया कि सभी श्रद्धालु यात्री को सजग रहना चाहिए ताकि वो किसी परेशानी से बच सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई और भारी बारिश और बर्फबारी के चलते यात्रा बाधित हुई है। ऐसे में मानसून आने पर जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर यात्रियों को मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। उत्तराखंड राज्य में एक बार फिर से मंत्रिमंडल के रिक्त पद भरे जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। धामी 2.0 सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल के 3 पद खाली चल रहे हैं। और इसी बीच परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद मंत्रिमंडल की 4 सीटें खाली हो गई हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में शामिल होने के तमाम विधायक कवायद में जुटे हैं। और इस बीच चर्चा इस बात की भी हो रही है कि प्रदेश मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों की छुट्टी पर उनकी जगह पर नए लोगों को मौका दिया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कहा है कि अभी महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और 7 जुलाई को दिल्ली में अभियान की समीक्षा होगी। बुधवार को रुड़की के बेलड़ा गांव में दलित समाज के युवक की मौत के मामले में अनुसूचित जाति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण हलदार पहुंचे। उन्होंने मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। 11 जून को बेलड़ा में दलित समाज के युवक की मौत के बाद बड़ा बवाल हुआ था। इस दौरान हुए पथराव में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए थे। वहीं मामले की जानकारी लेने के बाद अरुण हलदार ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि पूरे मामले में उच्च अधिकारियों से बातचीत करके घटना के पीछे जो भी दोषी होगा उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सोशल मीडिया पर छाने का नशा लिए युवाओं में इस कदर बढ़ रहा है कि आए दिन रील्स बनाते हुए अवैध हथियारों को लहराने के कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इन पर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, बावजूद इसके मामलों में कमी नहीं देखने को मिल रही है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक शादी समारोह में डांस फ्लोर पर तमंचा लहराता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। मॉनसून की दस्तक के बाद से लगातार हो रही बारिश के चलते सब्जियों और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां टमाटर और हरी सब्जियों के दाम बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ने लगा है, तो वहीं दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं। डोईवाला में इन दिनों जहां टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं अन्य सब्जियों के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है।
राज्य हाईकोर्ट ने सरकार से 8 सप्ताह में लोकायुक्त नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब धामी सरकार ने लोकायुक्त को लेकर गेंद विधानसभा की प्रवर समिति के पाले में डाल दी है। हैरानी की बात यह है कि साल 2013 से प्रवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। वहीं 8 हफ्तों में लोकायुक्त की नियुक्ति के हाईकोर्ट के फैसले पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी डिफेंसिव हो रही है तो कांग्रेस आक्रामक। लोकायुक्त को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की माने तो सरकार चाहती ही नहीं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, क्योंकि सरकार के मंत्री घोटालों में लिप्त हैं। तो भाजपा ही कह रहे हैं कि लोकायुक्त को लेकर सरकार गंभीर है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्यायालय का सम्मान किया है। हम उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। आने वाले समय में जैसे ही वो विधानसभा की समिति अपनी रिपोर्ट सौंप देगी तो निश्चित रूप से लोकायुक्त बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में चल रही है। हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। आपने देखा होगा जब जब भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं या भ्रष्टाचारी या गड़बड़ी की शिकायतें हुई हैं, हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाइयाँ की हैं और भ्रष्टाचारियों को और गड़बड़ी करने वालों को जेल तक पहुंचाने का काम हमने किया। विगत समय में आपने देखा। तो निश्चित रूप से जब विधानसभा की समिति अपनी रिपोर्ट सौंप देगी तो जो भी उसकी सिफारिशें होंगी उस पर काम होगा। भाजपा का हमेशा से ये शगल रहा है, उसका मोडस ऑपरेंडी यही है कि रडार पे जब भी वो आती है तो वो तोप की नोक जो है वो कांग्रेस की ओर घुमा देती है। अरे कांग्रेस ने कुछ गलतियां की हैं तो इसलिए तो कांग्रेस विपक्ष में बैठा है। आप सत्तारूढ़ दल हैं, इस समय जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी बनती है। केदार बाबा के धाम में जो कुछ चल रहा है वो बहुत ज़्यादा गंभीर और चिंतनीय है, क्योंकि ना सिर्फ उससे आस्था को चोट पहुंच रही है बल्कि उत्तराखंड पर जो लोगों का विश्वास है उसको भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। तो ऐसे में उत्तराखंडियत को बचाने के लिए, हमारे चारों धामों की सैंक्टिटी को बरकरार रखने के लिए, उसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए सामने आना चाहिए बीकेटीसी को या प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा के या फिर सूबे के मुख्यमंत्री को और तस्वीर साफ करनी चाहिए। वहीं राजनीति के जानकार वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत की माने तो राज्य में लोकायुक्त के विषय से बचने के लिए ही सरकार ने मामला विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपने का काम किया था और अब भी स्पष्ट नहीं है कि मामला जल्द सुलझ पाएगा कि नहीं। सरकारें चाहती नहीं है कि लोकायुक्त बने। अगर लोकायुक्त का गठन होता है तो उसमें कई नेता, बड़े बड़े नेता भी फंस सकते हैं। अभी तक तो यह है कि छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं उनको विजिलेंस वाले पकड़ लेते हैं, पटवारी, क्लर्क, जेई, मैक्सिमम कोई आईएएस या कोई मंत्री वो तो पकड़ा नहीं जाता कभी। इसीलिए लोकायुक्त का गठन नहीं होता है। पिछली बार भी कोर्ट ने कहा था कि आप 3 महीने के अंदर उत्तराखंड में लोकायुक्त का गठन कर लो।
लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली कहा कि वो विधानसभा की परवड़ समिति पर, क्योंकि सरकार को अदालत आदेश दे सकती है लेकिन उसको विधानसभा को नहीं दे सकती है, इसीलिए बहुत चालाकी के साथ वो विधानसभा की फाइलों में बंद कर दिया गया। उसमें तो जो कमेटी बनी थी, परवड़ समिति बनी थी प्रकाश पंत जी की अध्यक्षता में, वो तो अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, सालों हो गए हैं उसके बाद। दूसरी बात है, अब आपका कमिटमेंट था कि हम सत्ता में आते ही 100 दिन के अंदर लोकायुक्त का गठन कर देंगे। लोकायुक्त को लेकर सियासत खंडूरी शासनकाल से हो रही है, अब भी जारी है। मगर सवाल ये कि जिस लोकायुक्त को मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आई, आज वो लोकायुक्त का वादा कैसे भूल गए। लोकायुक्त को लेकर सियासत खंडूरी शासनकाल से हो रही है और अब भी जारी है। मगर सवाल ये कि जिस लोकायुक्त को लेकर मुद्दा बना रही बीजेपी सत्ता में आई, आज वो लोकायुक्त का वादा कैसे भूल गए। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड की नरेंद्रनगर में G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के बाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नरेंद्रनगर टेहरी गढ़वाल में जनप्रतिनिधियों के बीच टीम वर्क और सहयोगियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक क्रिकेट मैच खेला गया। इस दौरान G20 प्रतिनिधियों के रॉयल 11 और पैंथर्स 11 के बीच 8-8 ओवर का एक मैच हुआ। मैच में रॉयल 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए। यहीं पैंथर 11 ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट से मैच जीता। वहीं मैन ऑफ द मैच यूएस के ओमर को दिया गया। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले में बारिश का अलर्ट ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीएम धामी ने भी बारिश के अलर्ट को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने प्रदेश में सरकारी सिस्टम पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मृत्युंजय मिश्रा को आयुष विभाग में ओएसडी बनाने और भर्ती घपलों में कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में कुल सचिव रहते हुए मिश्रा पर कई संगीन आरोप थे। विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी और इसके आसपास का क्षेत्र बहुत जल्दी नए रंग रूप में दिखाई देने जा रहा है। जी हां, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस चौकी और आसपास के क्षेत्र, साथ ही विष्णु पुल का सौंदर्यीकरण धर्मनगरी की पारंपरिक शैली, आस्था और मर्यादा के अनुरूप किया जाएगा, जिसके लिए 5.44 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी जा गई है। साथ ही प्रस्तावित मॉडल की तैयारी भी की गई है, जिसको जल्द ही सीएम शिलान्यास करेंगे। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने राज्य में 28 जून से बारिश की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ने की बात बताई है। उन्होंने बताया कि नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर में तेज बारिश के साथ पहाड़ी क्षेत्र में बारिश हवाओं के साथ साथ बारिश भी ज्यादा होने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर उन्होंने लोगों से एहतियात भी बरतने की अपील करते हुए ट्रैवल भय कम करने के लिए कहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। बद्रीनाथ धाम में हक हकूक धारियों ने एक अहम बैठक की है, जिसमें पूजा पद्धति से जुड़े लोगों ने कहा है कि बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों के साथ ही निर्माण कार्य में लगे गैर हिंदू मजदूरों को ईद के दौरान नमाज पढ़ने के लिए अन्यंत्र व्यवस्था किए जाने को लेकर भी बैठक की गई। बता दें कि इससे पहले गैर हिंदू मजदूरों ने नमाज पढ़ी थी, जिसका विरोध किया गया था। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही।